नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम फिज़िक्स का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम दूरी तथा विस्थापन, वेग तथा चाल और गति के जो समीकरण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम दूरी तथा विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या होता है? तो गतिमान वस्तु के द्वारा एक विशिष्ट समयांतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। यानी कि किसी खास समय में तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो दूरी तो आसान है, किसी खास समय में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है ना, उसी को दूरी कहा जाता है। तो दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है और वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक से समझाया है कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। तो जो दूरी है ना, ये अदिश राशि है। और दूरी का एसआई मात्रक क्या है? तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो डिस्टेंस क्या है? किसी खास समय में तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। अब देखते हैं विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो देखिए, दो बिंदु हैं, एक तो प्रारंभिक बिंदु है जहां से आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और एक अंतिम बिंदु है जहां पर आपको जाना होता है। तो जो प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक अगर आप यात्रा कर रहे हैं, तो जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी ना, प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक, वो विस्थापन कहलाएगी। लेकिन अगर आप प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक पहुंच रहे हैं पर शॉर्टकट रास्ता नहीं ले रहे हैं, लॉन्ग कट या घूम कर जा रहे हैं, तो चाहे आप कितना भी डिस्टेंस कवर करें वो तो दूरी कहलाएगी। लेकिन जब न्यूनतम दूरी आप कवर करेंगे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा वो आप लेंगे, तो उसी को विस्थापन कहा जाता है। तो विस्थापन यानी कि न्यूनतम दूरी, जो सबसे कम डिस्टेंस लगता है उस दूरी को कवर करने के लिए, उसे विस्थापन कहा जाता है। आगे उदाहरण से अभी मैं आपको ये समझाऊंगा। तो विस्थापन क्या होता है? तो ये सदिश राशि है। तो विस्थापन सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और विस्थापन का एसआई मात्रक भी मीटर होता है। तो दूरी और विस्थापन दोनों का ही एसआई मात्रक मीटर होता है। तो इस उदाहरण से हम दूरी तथा विस्थापन के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण है, इसमें दो बिंदु हैं, ए बिंदु और बी बिंदु। मान लीजिए आपको ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक जाना है। तो आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर में ये लाइन ड्रॉ की गई है, ये क्या है? ये दूरी है। आपने ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक जाने के लिए जो भी डिस्टेंस कवर किया है, इसी को दूरी कहा जाएगा। लेकिन ये जो आप ग्रीन डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। आप देख रहे होंगे कि ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक जाने के लिए जो सबसे न्यूनतम दूरी है, ये ग्रीन डॉटेड लाइन है। तो जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी ना, प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक जाने की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, उसी को विस्थापन कहा जाएगा। और जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है वो तो दूरी है ही, और जो दूरी है वो कभी शून्य नहीं हो सकती। यानी कि आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने शून्य डिस्टेंस कवर किया है, जीरो डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और शून्य से ज़्यादा होगा। लेकिन जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है। तो विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए एक गोलाकार मैदान है और आप गोलाकार मैदान पर दौड़ लगा रहे हैं, और ए बिंदु से आप दौड़ना शुरू करते हैं और दोबारा दौड़कर आप ए बिंदु पर आ जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो आपने तो मैदान का एक चक्कर लगा लिया, लेकिन विस्थापन में देखा जाए तो आप फिर से उसी जगह पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन जो दूरी है, दूरी काउंट होगी। चाहे आप फिर से उसी बिंदु पर आ गए, लेकिन आपने डिस्टेंस कवर किया, तो दूरी तो काउंट होगी, क्योंकि दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये शून्य हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ये देखा जाता है
कि आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर गए। अगर आप प्रारंभिक बिंदु पर घूमकर फिर से वापस आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 माना जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जो दूरी होती है वो शून्य नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये शून्य हो सकता है। और दूरी तथा विस्थापन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब क्लासरूम में आपको प्यास लगती थी तो आप टीचर से पानी पीने के लिए पूछ कर जाते थे, और जब आप पानी पीने के लिए जाते थे तो जहाँ पर भी नल होता था वहाँ पर तो आप डायरेक्ट पहुँच जाते थे क्योंकि आपको प्यास लगी है। तो ये विस्थापन होगा। सबसे शॉर्टकट रास्ता आप लेते थे उस नल तक पहुँचने के लिए। लेकिन प्यास बुझने के बाद यानी कि पानी पी लेने के बाद जब आप दोबारा क्लासरूम में आते थे तो पूरा एक चक्कर लगा कर आते थे। तो अब आप शॉर्टकट रास्ता नहीं लेते थे। तो ये होगी दूरी। जब आप पानी पीने के लिए क्लासरूम से नल के पास गए तो एकदम शॉर्टकट रास्ते से गए, वो विस्थापन हुआ। और जब पानी पीने के बाद क्लासरूम में आए तो आप पूरा घूम कर आए, तो ये दूरी हुई। जैसे दूसरा उदाहरण है, इसमें स्कूल दिखाया गया है और ये घर है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये सड़क वाला रास्ता है पूरा घूम कर जो कवर किया गया है, ये क्या होगा, ये दूरी होगी। और जो डायरेक्ट रास्ता है, न्यूनतम दूरी है, इसे क्या कहा जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा। तो दूरी अगर आपसे पूछ ली जाए कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितनी दूरी है और विस्थापन कितना है, तो दूरी जो आप ये सड़क का डिस्टेंस है इसे ऐड कर देंगे। जैसे 5, 4, 5, 1 और 2, इन सभी किलोमीटर को आप ऐड कर देंगे तो टोटल 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया आपने। लेकिन जो न्यूनतम दूरी है ये कितने किलोमीटर की है, तो ये 7 किलोमीटर की है। तो इसी को विस्थापन कहा जाएगा। और ये याद रखेगा कि जो दूरी होती है वो हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य हो नहीं सकती। तो दूरी हमेशा या तो विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी, लेकिन दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। तो इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु विभिन्न दूरियां तय करने के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाए तो उस वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति या वस्तु अगर पूरी दूरी तय करने के बाद दोबारा से अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाए तो जो उसका विस्थापन होता है वो शून्य हो जाएगा। तो दूरी तथा विस्थापन में जो मोटा मोटा अंतर है वो देख लेते हैं। तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, हमेशा ही पॉजिटिव होगी। लेकिन जो विस्थापन है ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। हाँ, तो जो विस्थापन है ये ऋणात्मक भी हो सकता है। और दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है और जो विस्थापन होता है ये परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। तो ये परिमाण क्या होता है, दिशा तो आपको समझ में आ गई होगी, डायरेक्शन। लेकिन ये परिमाण क्या होता है, तो देखिए भौतिक राशियों के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि कोई भी राशि होती है जो क्वांटिटी होती है वो कैसे निकलती है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए मैग्नीट्यूड को यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि राशि को निकालने के लिए परिमाण को मात्रक से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि 100 ग्राम चीनी, तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसी को परिमाण कहा जाता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है। और जो ग्राम है ये क्या होगा, ये मात्रक होगा। और 100 ग्राम चीनी मिलकर क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे 7 सेकंड समय, तो इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये उसका परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और जो सेकंड है ये इसका यूनिट होगा। 7 मीटर दूरी, तो इसमें परिमाण क्या है, तो जो 7 है ये परिमाण है और जो मीटर है ये यूनिट है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि परिमाण क्या होता है। तो जब हम भौतिक राशि देखते हैं या लिखते हैं तो जो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, वही परिमाण होता है। तो दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करती है। इसमें ये बताया जाएगा कि जैसे आपको डिस्टेंस बताएंगे तो ये बताएंगे ना कि 10 किलोमीटर कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना जो आप बताएंगे। तो ये केवल परिमाण को व्यक्त करती है। लेकिन जो विस्थापन होता है ये परिमाण के साथ दिशा दोनों को व्यक्त करती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि अगर आप कहें कि मैंने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो 10 किलोमीटर क्या है, दूरी है। लेकिन अगर आप बताएं कि मैंने 10 किलोमीटर की पश्चिम दिशा की ओर दूरी तय की है, तो ये विस्थापन होगा। तो जब परिमाण के साथ दिशा जुड़ जाए तो ये विस्थापन होगा। लेकिन केवल परिमाण रहे तो वो दूरी होगी। और जो दूरी है ये एक अदिश राशि है
और जो विस्थापन है ये एक सदिश राशि है। और जो दूरी है इसका मान्य शून्य कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा शून्य से अधिक ही होगा, 0 से अधिक होगा। लेकिन जो विस्थापन है इसका मान शून्य भी हो सकता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है ये कभी 0 नहीं हो सकता। अगर आप 2 कदम भी आगे बढ़ रहे हैं तो आपने दूरी तय की है, तो ये दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। आप अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट कर वापस आ जाएं तो इसका मान शून्य हो सकता है। तो ये दूरी तथा विस्थापन में अंतर था। अब आगे हम चाल तथा वेग के बारे में पढ़ते हैं, स्पीड तथा वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पीड क्या होती है? तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपने मैथ में भी पढ़ रखा होगा। तो दूरी बटा समय, यानी कि दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और यह भी एक अदिश राशि है। तो दूरी बटा समय, आपने जो दूरी तय की वो कितने समय अंतराल में तय की, उसको स्पीड कहा जाएगा। और वेग क्या होता है? तो विस्थापन बटा समय, चाल में क्या होगा, आपने जो भी डिस्टेंस कवर किया उसको टाइम से डिवाइड कर देना है तो स्पीड आ जाएगी। लेकिन जो वेलोसिटी होती है ना, इसको विस्थापन से डिवाइड किया जाता है। जो सबसे न्यूनतम दूरी आपने तय की है उसको, जो सबसे न्यूनतम दूरी है उसको समय से डिवाइड किया जाएगा तो उसको वेग कहा जाएगा, वेलोसिटी कहा जाएगा। और इसका एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और जो वेग है ये एक सदिश राशि है, लेकिन जो चाल है ये एक अदिश राशि है। तो जो वेग होता है इसमें 2 वेग होते हैं। आगे जब इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप देखेंगे, तो एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई भी चीज़ शुरू हो रही है तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है और इसे u से दर्शाया जाता है। फाइनल वेलोसिटी मतलब कि जो उसका अंतिम वेग है उसको v से दर्शाते हैं। तो आप कहेंगे कि दुनिया में कोई भी वस्तु या चीज़ है, अगर वो चल रही है तो चलने से पहले तो जो उसकी वेलोसिटी है वो हमेशा ही 0 ही होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर वो चलना शुरू कर रही है तो पहले तो उसकी जो वेलोसिटी है, वेग है, 0 होगा ना। उसके बाद ही 1, 2 या जितनी भी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, पर पहले तो 0 होगा। और इसी तरह जो अंतिम वेग है, कोई भी वस्तु अगर रुक जा रही है, अंतिम का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है। तो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर भी तो उसका जो वेग है वो 0 हो जाएगा। तो ऐसे तो u की वैल्यू भी 0 हो गई और v की वैल्यू भी 0 हो गई, पर ऐसा नहीं है। जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रश्न दिया जाएगा ना, उस न्यूमेरिकल में जो भी दिया होगा आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो देखिए, आपको जो भी दिया होगा, मान लीजिए वहाँ पर कहा गया है कि एक मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको जो उसका प्रारंभिक वेग है वो 40 किलोमीटर मानना है। यानी कि प्रश्न में जो दिया गया है, अगर वस्तु आपके आगे स्टार्ट नहीं हुई है तो जो उसकी स्पीड दी है उसको आपको प्रारंभिक वेग मानना है। अगर आपको बताया जाए कि विरामावस्था से एक मोटरसाइकिल, अब यहाँ पर बता दिया गया कि पहले वो विराम अवस्था में थी, तो यहाँ पर आप स्पीड 0 लेंगे। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि एक मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि जो मोटरसाइकिल है वो भले स्टार्ट कहीं पर हुई हो, लेकिन आपके आगे जो प्रश्न में दिया गया है वो तो ये बताया गया ना कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो आपको जो प्रश्न में दिया गया है वहाँ पर बताया गया होगा। अगर वहाँ पर बताया गया होगा कि विराम अवस्था में शुरू की गई है, यानी कि अगर कोई हिंट दिया हो जहाँ से आपको पता चल जाए कि हाँ, इसकी जो शुरुआत है वो 0 से हुई है, तभी आपको इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 लेना है। अगर प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं बताया तो जो भी वस्तु आपके आगे प्रश्न में बताया जाएगा, आपके आगे स्टार्ट होगी, उसी का प्रारंभिक वेग 0 लेना है। और जो भी वस्तु आपके आगे रुकेगी उसी का अंतिम वेग 0 लेना है। अगर बताया जाए कि एक मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी और 20 सेकंड के बाद वो रुक गई, तो यहाँ पर आपके आगे बताया गया है कि 20 सेकंड के बाद वो रुक गई, तो यहाँ पर अंतिम वेग 0 होगा। लेकिन अगर उसके रुकने का जिक्र ना हो तो अंतिम वेग 0 नहीं होगा। तो समझ गए? तो आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग देखना है। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहले जो बेसिक कंसेप्ट है ये समझ लेते हैं। तो आगे है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। तो त्वरण क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो जो वेलोसिटी में चेंज होता है ना, इसी को त्वरण कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि v को हम अंतिम वेग कहते हैं और u को प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो v माइनस u यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का जो डिफरेंस है
उसको जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा, तो त्वरण निकल आएगा। जैसे आपकी बाइक की स्पीड पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसके बाद आपने स्पीड को बढ़ा लिया, अब कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो इसका डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस आया। और कितने टाइम में ये आपने स्पीड बढ़ाई, तो मान लीजिए 3 सेकंड लगे आपको ये स्पीड बढ़ाने में, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का चेंज आया और डिवाइड बाय कितने टाइम में, तो 3 सेकंड में, तो 10 डिवाइड बाय 3, तो 3.33 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय समय, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर ms-2 लिखा है, तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो है त्वरण। अब मंदन क्या होता है, तो त्वरण का ही अपोजिट है मंदन। तो वैसे त्वरण जो प्रति सेकंड वेग को घटाता है उसे मंदन कहा जाता है, और मंदन का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो त्वरण में क्या हुआ, एक्सेलरेट हो रही है, कोई चीज़ बढ़ रही है, और मंदन में क्या हो रहा है, मंद पड़ रही है, कोई चीज़ रुक रही है। तो जो त्वरण के मान को घटाता है उसी को मंदन कहा जाता है। तो आगे जब हम इसके प्रश्न लगाएंगे ना, तो जो वेलोसिटी होती है या एक्सेलरेशन होती है, ये किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दी होती है, लेकिन इसे हमेशा हमें मीटर प्रति सेकंड में लेना है। आपने मैथ में पढ़ा होगा स्पीड एंड डिस्टेंस में कि अगर कोई भी मान है किलोमीटर प्रति घंटे में है, उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे होता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 10 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और इसी का वाइस वर्सा होता है, यानी कि अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 5/18 को उल्टा कर दो, 18/5 हो जाता है। आपने ये भी सीखा होगा, क्योंकि जो किलोमीटर प्रति घंटा है ये बड़ा है और मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड पर आना है, यानी कि बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ पर आना है, तो ऊपर जो वैल्यू होगी वो भी छोटी होगी, क्योंकि हम बड़े से छोटे पर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो ऊपर वैल्यू होगी वो छोटी होगी, यानी कि 5/18 होगा। 5 छोटी वैल्यू है ना 18 से, तो अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड पर जाएंगे तो 5/18 आएगा, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे पर कन्वर्ट होंगे तो मीटर प्रति सेकंड छोटा है और किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड के मुकाबले में बड़ा है। तो इसमें ऊपर जो वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी, 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे त्वरण के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। तो पहला उदाहरण है कि एक कार की चाल 5 सेकंड में 42 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 77 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो त्वरण ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें टाइम बताया गया 5 सेकंड, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 42 बताई गई है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 77 मीटर प्रति सेकंड बताई गई है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v-u/t, यानी कि जो अंतिम वेग है उसमें से प्रारंभिक वेग को माइनस कर दो और उसे समय से डिवाइड कर दो। तो अंतिम वेग कितना है 77 और प्रारंभिक वेग कितना है 42, तो 77 माइनस 42 डिवाइड बाई 5, तो 35 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, तो 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये याद रखेगा कि इसका जो मात्रक है त्वरण का, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जब भी आपको प्रश्न दिया होगा तो जो ऑप्शन होता है वो ऐसे दिए होते हैं कि 7 मीटर प्रति सेकंड या 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो याद रखेगा कि 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अगला उदाहरण देखते हैं कि एक स्कूटी की चाल 9 सेकंड में 92 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 11 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है, तो त्वरण या मंदन ज्ञात करें। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, तो a = v-u/t। तो अंतिम वेग कितना है, अब 11 मीटर प्रति सेकंड इसका अंतिम वेग है, और प्रारंभिक वेग कितना है, तो 92 मीटर प्रति सेकंड इसका प्रारंभिक वेग है, डिवाइड बाय 9। तो 11 में से 92 को अगर हम माइनस करेंगे तो -81 आएगा, डिवाइड बाय 9, तो -9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब माइनस में है तो मैंने आपको बताया था कि त्वरण का अपोजिट होता है मंदन। अगर किसी चीज़ को रोका जा रहा है या उसकी स्पीड को घटाया जा रहा है तो वो मंदन हो रहा है, तो ये मंदन है। क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि त्वरण या मंदन ज्ञात करें, तो यहाँ पर मंदन लग रहा है।
तो 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही जवाब होगा। तो 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मंदन लिखा होगा या -9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा होगा। इसके बाद आगे अब हम गति के समीकरण देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। तो यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण नियत हो, पिंड क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, फिजिक्स में किसी भी वस्तु को बताने के लिए पिंड बताया जाता है। तो पिंड का त्वरण अगर कांस्टेंट हो तो उस पिंड की गति से संबंधित विभिन्न वेरिएबल होंगे, जैसे कि वेग, विस्थापन, समय तथा त्वरण। इनके मध्य के संबंध प्रदर्शित करने के लिए 3 समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो जो गैलीलियो हैं, इन्होंने गति के संबंधित मुख्य रूप से 3 समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण है कि v = u + at। तो जो ये पहला समीकरण है ना, ये कहाँ से निकला है? तो ये त्वरण से निकला है। त्वरण का फॉर्मूला क्या था? a = v - u /t। तो उसी को अगर आप सोल्व कर लेंगे ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। v - u/t को ही सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v = u + at। तो ये क्या दर्शाता है? इसके आगे हम क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो ये वेग तथा समय के बीच में संबंध दर्शाता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। v क्या है? वेलोसिटी है, और इसके आखिर में क्या है? t है। t यानी कि समय। तो ये वेग तथा समय के बीच में संबंध दर्शाता है। याद रखना कितना आसान हो गया। शुरुआत हो रही है v से और t से इसकी एंडिंग हो रही है। v यानी कि वेलोसिटी और t क्या होता है? टाइम। तो ये वेग तथा समय के बीच में संबंध दर्शाता है। दूसरा समीकरण क्या है? तो s = ut + 1/2 at²। तो s क्या होता है? s मतलब कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या जो वस्तु की अभिस्थिति है उसको s कहते हैं। s = ut + 1/2 at²। इसमें u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। t क्या है? टाइम है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। और t फिर से टाइम है। तो ये समीकरण क्या दर्शाता है? तो ये स्थिति तथा समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो s इसकी शुरुआत हो रही है स्थिति से, और t यानी कि टाइम, तो स्थिति और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। तीसरा समीकरण क्या है? v² = u² + 2as। ये तीसरा समीकरण है और ये वेग तथा स्थिति के बीच में संबंध दर्शाता है। v यानी कि वेग, वेलोसिटी को वेग कहते हैं, और आखिर में s यानी कि स्थिति। तो ये वेग तथा स्थिति के बीच में संबंध दर्शाता है। तो गैलीलियो ने ये गति के संबंध में 3 समीकरण दिए थे, जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। सीधा ही सीधा आपसे ये समीकरण पूछ लिया जाता है और इसके संबंध को भी पूछ लिया जाता है कि गति का जो दूसरा समीकरण है ये किसके बीच में संबंध दर्शाता है। जैसे गति का दूसरा समीकरण है, ये स्थिति और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। तो u क्या है? प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। s क्या है? ये वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है, या जिसे हम वस्तु की स्थिति कह देते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है। t क्या है? टाइम यानी कि समय है। और a क्या है? एक्सेलरेशन यानी कि वस्तु का त्वरण है। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसके 2 सेकंड के बाद यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही है। तो कार का त्वरण की गणना करें। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताई है और जो फाइनल वेलोसिटी बताई गई है, और टाइम भी बताया गया है, और आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, और मैंने आपको बताया था कि इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसे हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 50 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 250/18 आ जाएगा। 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250 हो गया, और डिवाइड में क्या है? 18। तो 250/18 मीटर प्रति सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और अंतिम वेग कितना है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भी प्रति घंटे में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 आ गया। 18 से डिवाइड कर दो, तो 300/18 मीटर प्रति सेकंड इसका फाइनल वेलोसिटी आ गई। और टाइम कितना दिया हुआ है? तो 2 सेकंड लिखा हुआ है ना, कि इसके 2 सेकंड के बाद तो टाइम है 2 सेकंड। अब हमें त्वरण की गणना करनी है। तो वैसे तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दो। त्वरण वाला फॉर्मूला क्या था? a = v - u/t। और या तो गति के समीकरण का पहला फॉर्मूला लगा दो, सेम ही है। अगर आप v =
u प्लस ए टी को ही सोल्व करेंगे ना, तो ये जो त्वरण का ही फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे? अब v इक्वल टू यू है, अब जो u है ये राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, और जो t है ये इक्वल टू की साइड है तो अब ये अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा और इक्वल टू a हो गया। तो यही फॉर्मूला बना है, इसी से सोल्व कर लो। तो दोनों एक ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि गति का कौन सा समीकरण इसमें लगेगा। तो इसमें पहला समीकरण लगेगा, क्योंकि आपको त्वरण ज्ञात करना है और आपको दोनों वेलोसिटी दी हुई है, तो गति का पहला समीकरण का जो फॉर्मूला है वही इसमें लगता है। तो v की वैल्यू है 300/18 इक्वल टू 250/18 प्लस 2a। अब 300/18 जो बराबर में इधर 250/18 है ये माइनस में आ जाएगा, और जो 2a ये मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब a की वैल्यू निकल आएगी 50/36, इसको हम सोल्व करेंगे तो 1.39 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो 1.39 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, इसका त्वरण आ जाएगा। जैसे अगला उदाहरण है कि एक कार शुरू होने के बाद 20 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक कार शुरू होने के बाद तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। मैंने आपको बताया था ना कि प्रश्न में ही दिया होगा, यहाँ पर बताया गया ना कि एक कार शुरू होने के बाद, तो कार की शुरुआत आपके आगे ही हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो कार के शुरू होने के बाद 20 सेकंड में, तो टाइम 20 सेकंड दिया हुआ है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेती है। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमें तो मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे को पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ये 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब हमें गति के समीकरण का कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो त्वरण ज्ञात करना है तो पहला फॉर्मूला लगेगा। तो चाहे v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, या डायरेक्ट a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लगा दो। तो सीधा सीधा ही अगर फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और इनिशियल वेलोसिटी दी है और टाइम दिया है तो v माइनस यू अपॉन टी कर दो। तो 15 माइनस 0 डिवाइड बाय 20, इसका आंसर कितना आएगा? तो 0.75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ जाएगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं कि एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है और 2 सेकंड में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो यहाँ पर दूरी पूछी गई है, तो जो गति के समीकरण का पहला फॉर्मूला है उसे दूरी नहीं निकलती, उसे केवल त्वरण या वेलोसिटी निकलती है, लेकिन यहाँ पर दूरी पूछी गई है। तो यहाँ पर या तो गति के समीकरण का दूसरा फॉर्मूला लगेगा या तीसरा फॉर्मूला लगेगा। ये आपको देखना है कि आपको प्रश्न में दिया क्या क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो पिंड है वो विरामावस्था से शुरू होता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण, तो एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण के बाद चलना शुरू करता है, तो टाइम कितना बताया गया है? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में पिंड के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो एस आपको पता करना है, दूरी आपको पता करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? एस का फॉर्मूला था। तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या था? तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, और टाइम कितना बताया गया है? तो 2 सेकंड टाइम बताया गया है, लेकिन 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 ही आएगा। तो यू टी है ना, अब जब यू ही 0 है तो कोई भी चीज़ दी हो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यू टी आ गया 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है? तो ए है 2 और टी स्क्वायर, तो टी कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर कर दो या 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? तो सोल्व करने पर 4 आंसर आएगा। तो 1/2 है, 2 को 2 से काट दो तो 2 × 2 कितना आंसर आएगा? तो 4 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो पिंड कितनी दूरी तय करेगा? तो 4 मीटर की दूरी तय करेगा। अगला उदाहरण देखते हैं कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। तो इस समय के दौरान नाव के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दूरी पूछी गई है, तो दूरी वाले फॉर्मूला लगेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताई है? तो यहाँ पर बताया है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, यानी कि विराम की अवस्था से शुरू होने के बाद, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, स्थिर अवस्था है
तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टाइम 8 सेकंड बताया गया है। अब आपको दूरी पता करनी है, तो u अगर 0 है तो ut 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 3 है और t का स्क्वायर कर दो। टाइम 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब 2 से 64 कट जाएगा, कितना आएगा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 96 इसका आंसर आ जाएगा। तो नाव के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, तो 96 मीटर नाव के द्वारा दूरी तय की जाएगी। अब अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो आवश्यक मंदन कितना होगा। अगर इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है तो यू कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो चल रही है, तो इसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में लेकर आएंगे। तो 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इसका फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब अगर ट्रेन को रोकना है तो रोकने के बाद तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, तो v कितना हो जाएगा 0। अब s कितना है, दूरी बताई गई है 200 मीटर। अब आपको a पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना है, तो यहाँ पर दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं बताया गया। तो दूसरे वाले फॉर्मूले में टाइम दिया होता है ना कि ut + 1/2 at स्क्वायर, तो यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया। तो तीसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि गति के समीकरण का तीसरा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी है तो दूरी तो दूसरे और तीसरे फॉर्मूले में है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं बताया गया। तो टाइम नहीं बताया गया तो तीसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, उसमें टाइम नहीं है। फॉर्मूला क्या है, v² = u² + 2as। तो v की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू u²। तो u कितना है, u बताया गया 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 का वर्ग कर दो, 20 का स्क्वायर कर दो, 400 आ गया, प्लस 2as। तो 2 मल्टीप्लाई बाय a पता करना है और s कितना है, दूरी कितनी है 200, तो 400 बराबर 400a आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो a = 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आवश्यक मंदन कितना होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला उदाहरण है कि एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है, तो यह कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बताई गई है 20 मीटर प्रति सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो ट्रेन को रोकना है तो रोकने पर तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, और त्वरण कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और दूरी हमें पता करनी है। तो यहाँ पर भी गति के समीकरण का तीसरा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि टाइम के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्मूले में माइनस क्यों लिखा है, वैसे तो प्लस आएगा, तो आप प्लस ले लें। प्लस लेने के बाद भी वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंदन दिया गया है, और जो मंदन होता है वो नेगेटिव में होता है, जो त्वरण होता है वो पॉजिटिव में होता है, और मंदन उसको रोकना, मंदन यानी किसी की चीज़ को रोका जा रहा है, स्पीड को घटाया जा रहा है, तो ये नेगेटिव में होता है। इसीलिए फॉर्मूले में u² - 2as ले लिया। अगर आप इसे प्लस भी कर देंगे तो प्लस माइनस बाद में माइनस ही हो जाएगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाय a कितना दिया गया है 10, तो ये 400 - 2s हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 400 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, और 20 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ट्रेन कितनी दूरी पर रुक जाएगी, तो 20 मीटर की दूरी पर रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दूरी हमेशा धनात्मक होने के साथ साथ ऋणात्मक भी हो सकती है, हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। तो दूरी बताइए क्या होती है। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्या दिया गया है, एक गतिमान कण के लिए तो जो दूरी है ये एक अदिश राशि है, या ये वस्तु के द्वारा लिए गए पथ पर निर्भर है, यह शून्य भी हो सकता है, या उपरोक्त सभी। तो दूरी के हिसाब से तो ये तीनों ही कथन सही हैं। ये अदिश राशि भी है, और दूरी वस्तु के द्वारा दिए गए पथ पर निर्भर करती है, और ये शून्य नहीं हो सकती, हमेशा शून्य से ज़्यादा होगी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दूरी और विस्थापन के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो जो दूरी होती है ना, डिस्टेंस होती है, ये डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। तो जो दूरी होती है ये विस्थापन से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा, तो ऑप्शन डी
डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा और उसके बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन की पूर्ण परिभाषा नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन विस्थापन के लिए नहीं है, उसकी परिभाषा नहीं है। तो स्थिति में परिवर्तन ये तो है, विस्थापन में स्थिति में परिवर्तन तो होगा। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ ये भी सही है। गति के दौरान प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा की लंबाई ये भी सही है। गति के दौरान तय किया गया कुल पथ ये गलत है कि गति के दौरान तय किया गया कुल पथ ये तो दूरी कहलाती है, विस्थापन नहीं कहलाता। गति के दौरान जो न्यूनतम दूरी तय की जाती है वो विस्थापन होता है। तो कौन सी पूर्ण परिभाषा नहीं है? तो गति के दौरान तय किया गया कुल पथ। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो विस्थापन बटे समय क्या होता है? तो विस्थापन बटे समय वेलोसिटी होती है, वेग होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वेग के परिवर्तन की दर को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वेग की मूल इकाई क्या है? वेग का मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड? तो वेग की मूल इकाई है मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध दर्शाता है? तो बताइए, गति का जो पहला समीकरण है यह किसके बीच में संबंध दर्शाता है? तो ये वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गति समय संबंध का समीकरण है? तो कौन सा समीकरण है जो गति और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है? तो गति आप वेग भी समझ सकते हैं। तो वेग और समय के बीच में कौन सा समीकरण संबंध दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, v = u+at। ये वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गति के समीकरण v = u+at में u क्या दर्शाता है? तो u का क्या मतलब है? u होता है प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, a होता है त्वरण और t होता है समय। तो u क्या दर्शाता है? ये प्रारंभिक वेग को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि गति का दूसरा समीकरण डैश के बीच में संबंध दर्शाता है। तो जो गति का दूसरा समीकरण है ना, ये किसके बीच में संबंध दर्शाता है? तो ये स्थिति और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? तो बताइए, इनमें से गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? तो v² = u² + 2as। तो जो ऑप्शन सी है ना, ये गति का तीसरा समीकरण है। ऑप्शन ए गति का पहला समीकरण है, ऑप्शन बी गति का दूसरा समीकरण है और ऑप्शन सी ये गति का तीसरा समीकरण है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।